हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी गाइड 360। होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में पीसीएस सीरीज के पार्ट 6 को करने वाले हैं। कहें तो पीवाईक्यू, करंट और स्टैटिक, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए है। और हम लोग आज 12 से लेकर के 22 तक यानी लगभग 11 क्वेश्चन करने वाले हैं यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस 20 साल के मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, जो कि 2019 में यूपीएससी ने पूछा। क्या पूछा? डायरेक्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली। 2019 में न्यूज में था, यूपीएससी ने पूछा। इस बार भी न्यूज में है। इट मे बी आस्क्ड इन द अपकमिंग एग्जाम। तो फ्रेंड्स, हमने क्या इसको पढ़ा था? तो जी हां, पढ़ा था। मैं आपको दिखाता हूं। फ्रेंड्स, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, इसमें क्या न्यूज में क्यों था? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम, जो कि गवर्नमेंट ऑन कंपनी है, यह खुद को डिफॉल्ट घोषित कर दी। इसलिए इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट, जो इसको लेंड किए थे, अपना पैसा वसूलने के लिए आ गए। न्यूज में था, हमने पढ़ा था। एक बार रिकैप करते हैं फ्रेंड्स। इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट किसके लिए है? तो यह है, जो भी लोन 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा होगा, उस लोन को रिसॉल्व करने के लिए इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यानी इसका जो पर्पस था, स्ट्रेस्ड एसेट को रिसॉल्व करना, हम लोगों ने पढ़ा था। अगर हम दो चीज को जानते हैं कि 50 करोड़, मोर देन 50 करोड़ से ऊपर का लोन यदि स्ट्रेस्ड हो चुका है, तो उसको रिकवर करने के लिए इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट आगे आता है। यानी अगर इतना ही हमको पता है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पेरेनियल बर्डन ऑफ फिस्कल डेफिसिट। क्या ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट से है? नहीं। टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नहीं। टू एक्ट एज independent regulator in case of application for loans of 50 करोड़ और मोर। क्या यह एक रेगुलेटर है जो लोन का एप्लीकेशन है उसको देखता है? रिलेटेड तो है हमारे पढ़े गए स्टेटमेंट से, लेकिन अगले स्टेटमेंट को भी देखते हैं। टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट of 50 करोड़ और मोर। यस फ्रेंड्स, स्ट्रेस्ड एसेट यानी जो एनपीए होने के कगार पर है, उस एसेट को रिसॉल्व करने में इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, यानी जो भी क्रेडिट किया है वो आपस में हाथ मिला करके एग्रीमेंट करता है ताकि स्ट्रेस्ड एसेट को रिसॉल्व करा सके। दिस विल बी द आंसर फ्रेंड्स। होप हम इसको समझे होंगे। थोड़ा देखते हैं फ्रेंड्स, यहां क्या लिखा हुआ है। तो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट जुलाई 2018 में 17 पब्लिक सेक्टर बैंक, 5 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिल करके एस्टेब्लिश किए। इसको डेवलप करने में जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, प्रोजेक्ट सशक्त के अंदर हेल्प किया इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट को एस्टेब्लिश करने में। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कमिटी, वह है सुनील मेहता कमिटी। इनके रिकमेंडेशन पर इस चीज को एस्टेब्लिश किया गया था। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स में पता होना चाहिए। यस, पहला कि 2018 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसका काम क्या है? तो 50 करोड़
या 50 करोड़ से ऊपर की जो भी स्ट्रेस्ड लोन है उसको रिकवर करने में यह हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं इससे रिलेटेड कमेटी तो वह है सुनील मेहता कमेटी। 3 पॉइंट यदि हमें पता है तो आगे की बातें हम खुद कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 2019 का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, मनी एंड बैंकिंग की पहला क्वेश्चन ही मनी मल्टीप्लायर था। कौन कहता है यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है? हु बहु रिपीट किया है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हैं। द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहली क्वेश्चन समझाया था 2021 का, और यह क्वेश्चन है 2019 का। 2019 का क्वेश्चन रिपीट किया था 2021 में। हम बना रहे हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, वो भी करंट अफेयर के साथ। आप देखना एग्जाम में जब बैठोगे मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहां से आने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, आप पॉज करो, खुद से बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने करा रखा है। मूव करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल द एटीएम्स इन इंडिया। यानी इंडिया में जितने भी एटीएम है उसको कौन लिंक करता है, कौन जोड़ता है, इंटरकनेक्ट करता है। स्टेटमेंट ए है इंडियन बैंक एसोसिएशन। और भी देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज। फ्रेंड्स, ये सिक्योरिटीज से रिलेटेड है। सिक्योरिटीज यानी स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट कहूं तो कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट यानी जो भी डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट सिक्योरिटीज होता है, उसके रेगुलेशन से लेन देन है किसका? एनएसडीएल का। तो सर्टेनली हम इस स्टेटमेंट को कट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट नहीं होने वाला है। अगर हम बात करते हैं अगले स्टेटमेंट, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, इस पे थोड़ा पॉज करेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या एटीएम का काम करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये तो बैंकों का बाप है ना। गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को जो भी डेट होता है, पैसे की जरूरत होती है, वह देखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, न कि एटीएम। छोटे मोटे काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं होगा। फ्रेंड्स, हमारे पास दो स्टेटमेंट बचा हुआ है। एक है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और दूसरा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था इंडियन बैंक्स एसोसिएशन मिल करके एक कुछ दूसरा काम करते हैं, एटीएम वाला काम नहीं करते हैं। इसलिए मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज सी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इस आंसर को भी यूपीएससी ने दिया था। होप आप समझे होंगे। फ्रेंड्स, जितने भी यहां स्टेटमेंट दिए गए हैं सबसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1946 में हुई थी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स एनएसडीएल की, टू द पॉइंट ओनली फैक्चुअल चीजें हम देखने वाले हैं यहां पे। अगर आपको ज्यादा जानना है पॉज कीजिए वीडियो को, उसको रीड कीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्चुअल चीजें ही हम एग्जाम में भूलते हैं और सारी चीजें नहीं। बात करते हैं फ्रेंड्स एनएसडीएल, ऑलरेडी मैंने आपको ऊपर समझाया। यह देखता है किस चीज को फ्रेंड्स? तो यह डीमैटेरियलाइज्ड फर्म इंडियन कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज को देखता है। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है किस चीज के लिए? तो सभी के सभी रिटेल पेमेंट्स हमारे इंडिया में जो होता है उसके लिए। इसको एस्टेब्लिश्ड किसके सपोर्ट से की गई थी? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सपोर्ट से और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के मदद से की गई थी। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेशनल फाइनेंशियल स्विच, यह क्या है? तो यह एक लार्जेस्ट नेटवर्क है
जो एटीएम को इंटरकनेक्ट करने में, एटीएम को मैनेज करने में मदद करता है। कौन फ्रेंड्स? नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है अप्रैल 1 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसकी नेशनलाइजेशन 1949 में हुई थी। क्या क्या फंक्शन है? पॉज द वीडियो, रीड, या पिछले वीडियो को देखें, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इसमें कह रहा है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। 2018 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट। फ्रेंड्स टर्म में ही मीनिंग छिपा रहता है, तो यह टर्म क्या कह रहा है? मर्चेंट यानी व्यापारी, डिस्काउंट रेट थोड़ी सी समझते हैं। यह है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल। यह एक मशीन होगा, यह है मर्चेंट, और यहां है बैंक। हमारे पास एक कार्ड है, मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड जिसको हम डेबिट कार्ड कहें या क्रेडिट कार्ड कहें। इस डेबिट कार्ड से हमने पीओएस से पैसा को पे किया। कितना पे किया? 100 रुपीज। अब यह जो मर्चेंट है, दुकानदार है, इसको 100 के जगह पर 100 के जगह पे इसको 90 रुपीज मिला। कितना रुपया? 90 रुपया। यानी 10 रुपया कहां गया? 10 रुपया बैंक ने चार्ज कर लिया। और ये 10 रुपया ये जो मास्टर कार्ड का मालिक है, बैंक है, पीओएस का मालिक है, ये सब आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी एक रेट है, जब हम पेमेंट करते हैं उस वक्त लगता है। इसी को मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहा गया। बाद में जब यूपीआई आया, उस पर कोई डिस्काउंट रेट नहीं था, वो फ्री है, इसलिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगभग आज के समय में हमें सुनने को नहीं मिलता है, क्योंकि हम फ्री यूपीआई को आज प्रेफर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमने जो कुछ भी समझा उसके आधार पर हम इसके सारे स्टेटमेंट को देखते हैं। कह रहा है द इंसेंटिव गिवन बाय द बैंक टू ए मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड्स परटेनिंग टू दैट बैंक। रिलेटेड है, होल्ड करते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फ्रेंड्स बी है द अमाउंट पेड बैक बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर्स व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज। फ्रेंड्स मिलता जुलता है, लेकिन हमने बात किया था डिस्काउंट रेट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अगर हम अगले स्टेटमेंट को देखते हैं, द चार्ज टू ए मर्चेंट, द चार्ज टू ए मर्चेंट, जो टर्म है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, उससे रिलेटेड यह ज्यादा है। बाय ए बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स फ्रॉम हिज कस्टमर्स थ्रू द बैंक्स डेबिट कार्ड। जो भी मैंने यहां समझाया फ्रेंड्स, यहां लिखा हुआ है, आंसर विल बी सी। चौथे स्टेटमेंट को आप पढ़ें और समझें। बात करते हैं फ्रेंड्स एमडीआर, क्या लिखा हुआ है यहां पे? तो फी चार्ज बाय ए बैंक टू ए मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड इन देयर बिजनेस। इसमें कौन कौन से पार्टी इन्वॉल्व होते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स। अगर हम बात करते हैं एमडीआर को रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह सेट करता है मैक्सिमम एमडीआर, जो भी कोई कार्ड के द्वारा ट्रांजैक्शन करेगा उस पर लगेगा। फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, CAR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। 2018 में यूपीएससी ने पूछा, क्या पूछा?
Capital adequacy ratio is the amount that banks have to maintain in the form of their own funds to offset any loss that banks occur if the account holder fails to repay dues. आप भी पढ़ें हमारे साथ। पहला स्टेटमेंट अगर हम इसके फुल फॉर्म को देखें, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो ये खुद बता रहा है कि यह स्टेटमेंट इससे मिलता जुलता है। अगर हम दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, CAR इज डिसाइडेड बाय ईच इंडिविजुअल बैंक, यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होगा, क्या सारे के सारे बैंक खुद से निर्धारित करेंगे? क्या ऐसा मैंने पढ़ा है, हमने पढ़ा है? रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, हर चीज का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, तो इसका काम भी तो वही करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट विल बी डेफिनेटली रॉन्ग, इसलिए ना दो होगा ना बोथ होगा, या तो एक होगा या दोनों में से कहीं कोई नहीं होगा। फ्रेंड्स, मोस्ट प्रोबेबल आंसर ए होगा। ए की तरफ बढ़ते हैं और CAR को समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ समझाता हूं, फिर उसके बाद CAR को समझाता हूं। एक बैंक है, बैंक का अर्निंग कैसे होता है? बैंक में पैसे डिपॉजिट होते हैं, बैंक इस डिपॉजिटेड पैसे को लेंड करता है, क्रेडिट करता है, यानी पहला काम क्या करता है? क्रेडिट करता है। क्या वो जितने भी पैसा देगा मार्केट में वो सारे पैसे उसको मिलेंगे, इसकी गारंटी है? नहीं है। यानी जब पहला काम क्रेडिट करता है तो क्रेडिट पे भी रिस्क रहता है। दूसरा काम क्या करता है? मार्केट में पैसा लगाता है, स्टॉक मार्केट में लगाता है, बॉन्ड्स में लगाता है, सिक्योरिटीज में लगाता है, गोल्ड को परचेज करता है। फ्रेंड्स, मार्केट फेल होने का भी डर रहता है, यानी मार्केट रिस्क भी रहता है। तीसरा, ऑपरेशनल रिस्क, मतलब बैंक पर ही साइबर अटैक हो जाए, बैंक में फ्रॉड हो जाए, अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो रिस्क तो है ना। तो रिस्क से बचने के लिए बैंक क्या करता है? अपने रिस्क को वेट करता है, देखता है कितना ज्यादा रिस्क मेरे ऊपर है, उस रिस्क के अनुसार कुछ कैपिटल को अपने पास रखता है। उसी को कहते हैं कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ये कहानी शुरू कहां से हुई? तो फ्रेंड्स, यह कहानी शुरू होती है इंटरनेशनल बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जिसकी एस्टेब्लिशमेंट 1930 में एक ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है हुई थी। इसकी जो हेड क्वार्टर है बेसल, स्विट्जरलैंड में है। बेसल में ही बैठ करके जितने भी सेंट्रल बैंक्स के गवर्नर हैं थे, उन्होंने डिस्कशन किया क्या करना चाहिए बैंक्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो पहली बार डिस्कशन किया तो बेसल 1 आया, दूसरी बार डिस्कशन किया तो बेसल 2 आया, तीसरी बार डिस्कशन किया तो बेसल 3 आया। यानी एज पर बेसल 3 नॉर्म मिनिमम CAR ऑफ 8%, यानी कम से कम 8% अपने कैपिटल जो भी बैंक प्रोवाइड करती है उसका 8% अपने पास रखेगी। इसको देखते हुए RBI ने रेगुलेशन ले आया। क्या ले आया फ्रेंड्स? कि जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है वह 9% के CAR को फॉलो करेंगी और जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वह 12% के CAR को फॉलो करेंगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पहला स्टेटमेंट था, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज द अमाउंट दैट बैंक हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ देयर ओन फंड्स टू ऑफसेट एनी लॉस दैट बैंक्स कैन अकर। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो यही कहता है और इसको इतना रखना पड़ता है। होप फ्रेंड्स आपने इसको अच्छे से समझा होगा। एनी डाउट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यह क्वेश्चन है लीगल टेंडर मनी। 2018 का यह क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखते हैं क्या है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ लीगल टेंडर मनी। फ्रेंड्स, लीगल टेंडर का मतलब क्या होता है? लीगल टेंडर, लेट सपोज हमारे पास 10 रुपीज नोट्स है, 10 रुपीज नोट्स है। उस पैसे को, उस नोट को मैं ले जा करके कहा कि मुझे पराठे दो, कहा कि नहीं मैं 10 रुपया नहीं लूंगा। यह वह नहीं कह सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो 10 रुपया है ना, यह लीगली अप्रूव्ड है। किसी भी प्रकार के पेमेंट के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड है। कोई भी व्यक्ति इसको लेने से मना नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको सपोर्ट कौन करता है? आरबीआई एक्ट 1934। यह कहता है कि आरबीआई के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वह इशू करेगा बैंक नोट्स, और कहता है एवरी बैंक नोट shall be legal tender at any place in India for the amount expressed therein। यानी जितनी अमाउंट उस पर नोट पर लिखी गई होगी वह पूरी की पूरी लीगल टेंडर होगी। यानी उस लिखे गए अमाउंट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट और सेटलमेंट में, कोई मना नहीं करेगा। तो क्या जो लीगल टेंडर है सब पर बराबर होता है? नहीं फ्रेंड्स, लिमिटेड लीगल टेंडर भी होता है। यानी ऐसा नहीं है कि हम 50 पैसा का क्वाइन ले और 10,000 रुपए को पे करने चले जाएं। 10,000 रुपए को 50 पैसे के क्वाइन से पे करेंगे तो वो जो दुकानदार है वो काउंट करते रह जाएगा शाम तक। ये लिमिटेड है, 10 रुपये तक, मैक्सिमम 10 रुपये तक का पेमेंट हम 50 पैसे के क्वाइन से कर सकते हैं। इससे ज्यादा का पेमेंट यदि हम 50 पैसे के क्वाइन से करने जाएंगे तो फिर ये डिपेंड करता है उस दुकानदार पे कि वह पैसा एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। मना कर दिया तो फिर हम कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि 50 पैसे का क्वाइन लिमिटेड लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर तो है पर लिमिटेड है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग जो भी करेंसी नोट्स हैं वे अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। यानी 10 रुपए का नोट हो, 20 रुपए का नोट हो, 50 रुपए का, कितने भी ले जाकर के हम दे सकते हैं। सामने वाला पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम में मना नहीं कर सकता है। होप फ्रेंड्स हमने इसको समझा। तो इसके अनुसार हमारा स्टेटमेंट बी जो है, द मनी विच ए क्रेडिटर इज अंडर कंपल्सन टू एक्सेप्ट इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम्स, मोस्ट प्रोबेबल यही आंसर होगा और यूपीएससी ने भी इसी को माना था। मूव करते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। विद रेफरेंस टू द गवर्नेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंकिंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन है, कैपिटल इन्फ्यूजन into public sector banks by the government of India has steadily increased in the last decade। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम अपने कॉमन सेंस से बनाने वाले हैं। यहां क्वेश्चन है स्टीडली इंक्रीज्ड लास्ट डिकेड, यानी पिछले 10 साल में जो भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें जो पैसे को इंजेक्ट किया गया वो लगातार बढ़ा है। ऐसी स्टेटमेंट जहां पर कंटिन्यूअसली, स्टीडली, ड्रेस्टिकली होती है गलत होती है, ज्यादातर गलत होती हैं। अगर हम अपने कॉमन सेंस से देखें तो इसको गलत कट करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, टू पुट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन ऑर्डर द मर्जर ऑफ एसोसिएट बैंक्स with the parent state bank of India has been affected। yes फ्रेंड्स, अगर मान लो यस बैंक है, यह डिफॉल्ट किसी भी कारण से होता है, तो यदि इसका मर्जर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर दें तो बिल्कुल इसको हेल्प मिलेगी। इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट।
फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमारा आंसर हुआ बी। फ्रेंड्स, इससे हमें पढ़ने की बहुत ज्यादा इसमें जरूरत है नहीं, हम अपने कॉमन सेंस से इसको बनाए। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो यह है एनपीसीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 2017 का क्वेश्चन है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। फ्रेंड्स, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट आरबीआई और बैंक ऑफ इंडियन एसोसिएशन के तहत की गई थी, किस लिए? ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प कर सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन में आप देख रहे हो ना, यूपीआई, घर घर में यूपीआई है, रोड रोड पर यूपीआई है, सब्जी मंडी में यूपीआई है, कैशलेस इकोनॉमी हो चुकी है। किसके मदद से? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हेल्प से। यानी डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हम बात करते हैं एनपीसीआई हैज लॉन्च्ड रुपे ए कार्ड पेमेंट स्कीम। यस, जो रुपे कार्ड है उसको एनपीसीआई ने ही लॉन्च किया है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड द आंसर इज सी। थोड़ी सी जानकारी हम यहां जुटाते हैं फ्रेंड्स नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो यह एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? रिटेल पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम को देखने के लिए। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स इसके एस्टेब्लिशमेंट, तो आरबीआई, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के तहत के द्वारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में एस्टेब्लिश की गई थी। इससे ज्यादा हमें एनपीसीआई के बारे में फैक्ट्स की जानकारी नहीं लेनी है। इतना जानकारी काफी है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स किन किन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है एनपीसीआई ने, आईएमपीएस, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि यह लार्जेस्ट नेटवर्क है, इंटरकनेक्ट करता है किसको किसको किसको? एटीएम्स को। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, यूपीआई, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, रुपे कार्ड, एनसीएमसी, एनईटीसी, ये सब को कौन देखता है? किसका प्रोडक्ट है? एनपीसीआई। हो सकता है स्टेटमेंट के तौर पर इनको ऑप्शन में दे और आपसे पूछ ले। दिमाग में बैठा कर रखना है फ्रेंड्स हमें। बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, जो कि न्यूज में था। अभी भी जो कुछ भी न्यूज में होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं लेकर के आऊंगा अपने लिए, आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म S4A, स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। फ्रेंड्स, इस टर्म से ही इसकी मीनिंग निकल रही है। क्या है? स्ट्रक्चरिंग, स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट। स्ट्रेस्ड एसेट कहूं तो यह एनपीए होने जा रहा होगा। एनपीए यानी जो भी एनपीए से रिलेटेड काम होगी उसको टिक करने वाले हैं। 4 ऑप्शन है, कॉमन सेंस लगाएंगे। पहला है इट इज ए प्रोसीजर फॉर कंसीडरिंग इकोलॉजिकल कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। इकोलॉजिकल। फ्रेंड्स, स्ट्रेस्ड एसेट कहां आता है? इकोनॉमी में आता है, और इकोलॉजिकल कॉस्ट इकोनॉमी में नहीं आएगा, इन्वायरमेंट में आएगा। कट इट, कॉमन सेंस लगाना है। दूसरा, इट इज ए स्कीम बाय ऑफ आरबीआई फॉर रीवर्किंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ बिग कॉर्पोरेट एंटिटीज फेसिंग जेन्युइन डिफिकल्टीज। फ्रेंड्स, इसको होल्ड करते हैं, क्यों? क्योंकि रीवर्किंग की बात कर रहा है। स्ट्रेस्ड एसेट पर रीवर्क ही किया जाता है।
तीसरे स्टेटमेंट को चलते हैं, इट इज ए डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर। नहीं फ्रेंड्स, रीस्ट्रक्चरिंग की बात है, रीस्ट्रक्चरिंग की बात है। तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल नहीं होने वाला है डिसइन्वेस्टमेंट का। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है पहले लेक्चर में आईबीसी कोड 2016। क्या उसमें ऐसी कोई प्रोविजन थी? नहीं। आंसर विल बी बी। हमने कॉमन सेंस से ही बना लिया, हमें S4A पता है या नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसको आरबीआई ने शुरू किया किस लिए फ्रेंड्स? जो भी स्ट्रेस्ड एसेट है उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए और बैंक के वर्किंग को सस्टेनेबल बनाने के लिए। तो S4A स्कीम क्या है फ्रेंड्स, आप समझ चुके होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अदरवाइज वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। हर वीडियो में 11 से 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, करेंगे PT 365 के साथ, ताकि हमें पता चले यूपीएससी का ट्रेंड क्या है और उस ट्रेंड के आधार पर करंट अफेयर को पढ़ेंगे, एग्जाम में जाकर के फोड़ देंगे, गारंटी देते हैं आपको। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ ही गया, एमडीआर पढ़ा था ना, आ गया यूपीआई। हम तो यूपीआई को फैला रहे हैं, गांव गांव नहीं, शहर शहर नहीं, देश देश। बात करते हैं फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंप्लीमेंटिंग द यूपीआई। 2017 का क्वेश्चन है, यूपीआई को इंप्लीमेंट करें तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? पहला स्टेटमेंट है, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई ऑनलाइन पेमेंट में हेल्प करता है ना, हाँ कि ना? हाँ, इसको होल्ड करते हैं। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं, डिजिटल करेंसी विल टोटली रिप्लेस द फिजिकल करेंसी इन अबाउट 2 डिकेड्स। अगले 20 साल में डिजिटल करेंसी टोटली रिप्लेस कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता, यह है एक टोटली बहुत इंफेटिक डाल रहा है, ज्यादातर रॉन्ग होते हैं, रॉन्ग काटेंगे। एफडीआई इनफ्लोज विल ड्रेस्टिकली, पूरी तरह से बढ़ जाएगा। उससे यूपीआई से क्या लेन देन है? थोड़ा मोड़ा बिजनेस अगर अच्छी स्थिति से चलेगा तो एफडीआई और इनफ्लो होगा, ड्रेस्टिकली तो नहीं। दिस स्टेटमेंट विल नेवर बी द आंसर। अगले स्टेटमेंट की बात करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ सब्सिडीज टू पुअर पीपल विल बिकम वेरी इफेक्टिव। सब्सिडी से क्या लेन देन है फ्रेंड्स? होगा, हो भी सकता है, लेकिन सब्सिडीज गवर्नमेंट ही ना दे तो फिर क्या इफेक्टिव होगा? नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर ए होगा, मोबाइल वॉलेट्स विल नॉट बी नेसेसरी फॉर ऑनलाइन पेमेंट। यानी अगर हम फोन पे को ओपन करें तो फोन पे की वॉलेट में पैसा है या नहीं है, हम डायरेक्ट बैंक से यूपीआई करते हैं। किससे करते हैं? बैंक से। होप आप समझे होंगे। यानी यूपीआई इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम that enables instant fund transfer between bank account via a mobile platform. That platform may be फोन पे, वह प्लेटफॉर्म फोन पे हो सकता है या पेटीएम या गूगल पे, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स होप आपने इस चीज को समझा होगा। और भी कुछ जानना है इसके बारे में, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़िए, नोट्स चाहिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन कीजिए, नोट्स मिलेगा आपको, मेरे हाथों के द्वारा बनाया गया पीवाईक्यू के आधार पे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया कि न्यूज में भी है,
यूनिवर्सल बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक का अपग्रेडेड वर्जन। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है, लेकिन यूनिवर्सल बैंक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, ऑलरेडी मैंने उसको बता रखा है, जाइए देखिए उसको। तो फ्रेंड्स, कहां बताया था उसको देखते हैं। दिस इज स्मॉल फाइनेंस बैंक। मैंने बताया था कि यूनियन बजट 2014-15 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है वह एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत होती है। अगर हम बात करें फ्रेंड्स इसके लाइसेंसिंग की, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत यह लाइसेंस लेता है और यह कहीं भी ऑपरेट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इतनी जानकारी हमने दी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल बैंक के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो सीधे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अदरवाइज वीडियो लंबा होगा। फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट है टू सप्लाई क्रेडिट टू ए स्मॉल बिजनेस यूनिट। स्मॉल है, स्मॉल बिजनेस यूनिट को क्रेडिट देगा, बिल्कुल देगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, इसलिए बी आंसर कभी भी नहीं होगा। टू सप्लाई क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, भाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बिल्कुल देगा। इस प्रकार से सी कैन नेवर बी द आंसर। हमारे पास 50-50 है, तुक्का मार के चले जाए या अगले स्टेटमेंट को भी पढ़ते हैं। टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप बिजनेस पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। फ्रेंड्स, बिजनेस कहां सेटअप होता है? बिजनेस कहां सेटअप होता है? वहां सेटअप होता है जहां पर डिमांड होती है। अगर रूरल एरिया में डिमांड नहीं हो तो क्या यह इनकरेज करेगा? इनकरेज करने के बावजूद भी एंटरप्रेन्योर डिस्करेज होगा। क्यों? क्योंकि वहां परचेज करने वाला ही नहीं है। तो यह स्टेटमेंट हमारे बुद्धि के आधार पर गलत होगा। मोस्ट प्रोबेबल आंसर विल बी ए। यूपीएससी ने भी ए ही दिया था। फ्रेंड्स, हम यहां आपको सिर्फ यह नहीं बता रहे हैं कि करंट अफेयर को पीवाईक्यू के आधार पर कैसे पढ़ें, हम आपको यह भी बता रहे हैं आपको नहीं आता है फिर भी एग्जाम में बैठ करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। होप आप बातों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स, और यह है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? 2017 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑलरेडी हम लोगों ने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी को। करें कि इट डिसाइड्स आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट। बिल्कुल, यह एक कमेटी होती है जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का कितना इंटरेस्ट रेट होगा, कितना बेंचमार्क होगा, और भी जो ऑपरेशनल टूल्स थे किस तरह से ऑपरेट किए जाएंगे, एमपीसी देखता है। इट इज ए 12 मेंबर बॉडी। 6 मेंबर फ्रेंड्स, 6 मेंबर। 2 इज रॉन्ग, या तो 1 ओनली या तो 3 ओनली। 1 तो डेफिनेटली करेक्ट है, 1 ओनली। फिर भी थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं। इट फंक्शंस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, इसका चेयरमैन कौन होता है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। हमने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि नहीं, ये दिखाता हूं फ्रेंड्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये था हमारा पहला लेक्चर जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी स्टेब्लिशमेंट 2016 में आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंड करके की गई थी। अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव, तो प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। कितने मेंबर? 6 मेंबर। 3% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं, 3% आरबीआई से होते हैं। आरबीआई से होते हैं, उसमें एक चेयरमैन भी होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वोटिंग की, हर मेंबर के पास 1 वोट होता है। यदि टाई हो जाए तो कास्टिंग वोट गवर्नर करता है। अगर हम बात करें इस कमेटी की मीटिंग की, तो कितनी बार मीटिंग करेंगे एक साल में? 4 बार में, 4 बार, 4 टाइम्स अ ईयर। कोरम यानी मीटिंग शुरू करने के लिए कितने लोगों की जरूरत होगी? 4। नो मोर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड
मोर देन दिस, इससे ज्यादा हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं PYQ को, हम पहुंचे 12 से 23। अगले लेक्चर में 24 से लगभग 35-36 तक हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटली 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं पिछले 15 से 20 साल में मॉनेटरी पॉलिसी से जो क्वेश्चन आया हुआ है। करंट अफेयर हमने मॉनेटरी पॉलिसी को ऑलरेडी पढ़ा रखा है, स्टैटिक को भी बता रखा है पिछले 4 लेक्चर में। अब हम टोटली PYQ को कर रहे हैं। एक लेक्चर से 2 लेक्चर के बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं टैक्सेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें GST, इन सब चीजों को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने वाले हैं आपके डिमांड पे। तब तक के लिए धन्यवाद।